हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम उपसंयोजक यौगिकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने उपसंयोगिकों के बारे में सामान्य जानकारी, जैसे उपसंयोजक यौगिक होते क्या हैं, इनमें कौन सा बंध पाया जाता है तथा उपसंयोगिकों का प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं, इनका अध्ययन किया था तथा हमने द्विक लवण और उपसंयोजक यौगिकों में क्या अंतर था उनका अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में उपसंयोगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आएंगे, परिभाषाएं, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड, समन्वय मंडल, आयन मंडल, होमोलेप्टिक संकुल यौगिक, हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक, समन्वय बहुफलक, इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम लिगेंडों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। लिगेंड कौन सी उदासीन है, कौन सी एक दंतुक है, कौन सी द्विदंतुक है, ऐसे हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम लिगेंडों का जो उपसंयोगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करना, ये हम सीखेंगे। ठीक, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने द्विक लवण तथा उपसंयोजक यौगिक, द्विक लवण तथा उपसंयोजक यौगिकों के बारे में अंतर करना सीखा था। एक प्रश्न है, देखो क्या है, ये पूछा गया एग्जाम में। प्रश्न है, निम्न के जलीय विलयन में उपस्थित आयनों को बताइए। निम्न के जलीय विलयन में उपस्थित आयनों को बताइए। मैं लिख रहा हूँ, एक है K2SO4 डॉट Cr2 SO4 डॉट 24H2। दूसरा हमारे पास है NH4 का होल ट्वाइस SO4 Fe2 SO4 डॉट 24H2O। उसके बाद में एक अपना तीसरा है अपने पास में AgNH3 2 Cl माइनस, और एक अपने पास में है Cu S2O4 SO4। ठीक है, ये चार यौगिक हमें दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4, और ये कह रहा है इनको हम जलीय विलयन में घोलें तो कौन कौन से आयनों में भी विभक्त होंगे तथा वे कौन कौन से आयनों का परीक्षण देंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले हम ये देखें कि हमें ये पहला और दूसरा, ये तो देखने से लग रहा है द्विक लवण। क्या लग रहे हैं? द्विक लवण। ये भी हमें क्या लग रहा है? द्विक लवण या डबल साल्ट। और ये हमें लग रहे हैं संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक। संकुल यौगिक क्या लग रहे हैं? उपसंयोजक यौगिक। जब हमने डबल साल्ट हमने पढ़ा था, उस समय हमने देखा था कि डबल साल्ट अपने अंदर उपस्थित सभी आयनों में विभक्त हो जाता है और सभी आयनों का क्या देता है? परीक्षण देता है। तो हमसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है, जलीय विलयन में उपस्थित आयन बताओ, तथा ये पूछ सकता है जलीय विलयन में घोलने पर ये किन किन आयनों का परीक्षण देंगे। तो जो द्विक लवण है, डबल साल्ट है, वो उनमें उपस्थित सभी आयनों का टेस्ट देते हैं तथा उपसंयोजक यौगिक सभी आयनों का टेस्ट न देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, कौन कौन से आयन विभक्त होंगे। ये विभक्त होगा एक तो K+ में, ठीक है, साथ में SO4 किसमें विभक्त होगा? SO4 में, और एक साथ में विभक्त होगा Cr में, ठीक है, क्रोमियम आयन में। अब ये देखा जाए किस पर प्लस आएगा, किस पर माइनस आएगा, और प्लस आए तो प्लस का 1 आए, 2 आए, 3 आए, या माइनस का 1 आए या 2 आए। ठीक है, देखो क्या है, पोटेशियम पे रहता है प्लस का 1, ये है K2SO4, एक पोटेशियम पे प्लस 1, 2 पोटेशियम पे प्लस का 2, तो सल्फेट आयन पे क्या होगा? -2 आवेश। तो ये तो हो गया इधर। ठीक है, Cr2SO4 इसको देखें तो देखो क्या है, हमें क्रोमियम आयन पर आवेश देखना है। क्रोमियम आयन होता है 3D उपकोष से संबंधित। किससे संबंधित होता है? 3D उपकोष से संबंधित। और जब हमने क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ी थी, तब हमने ये देखा था कि ये जो क्रोमियम है ना, +1 ऑक्सीकरण अवस्था से लेकर +6 ऑक्सीकरण अवस्था तक दर्शाता है। ठीक है, तो हम ये फिक्स नहीं बता सकते कि क्रोमियम आयन पे +1 आवेश रहता है, जैसे हम ये फिक्स बता सकते हैं पोटेशियम पर +1 रहता है। हम क्रोमियम पे नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्रोमियम +1 से +6 दर्शाता है। ठीक, अब ये देखें कि इस आयन में यहाँ इस समय इस स्थिति में Cr पर +1 आवेश है, या +2 है, या +6 तक कौन सा आवेश है। तो देखो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे देखना, सल्फेट आयन है SO4, SO4 पे रहता है -2 आवेश, 3 सल्फेट आयन है तो कितना आवेश रहेगा?
माइनस है। 3 सल्फेट आयनों पे कितना आ गया? माइनस है। इस पर माइनस है तो हमारे पास में क्रोमियम कितने हैं? 2। तो 2 क्रोमियम पे कितना रहेगा? प्लस है। तो 1 क्रोमियम पे क्या आ गया? +3। तो कौन सा आवेश इस पर? 3+। तो Cr3+ SO4 2- और K+। तो जो पहला यौगिक है ना डबल साल्ट, ये K+, Cr3+ और SO4 2- इनका परीक्षण देगा, या इनके जलीय विलयन में K+, SO4 2- और Cr3+ आयन उपस्थित होंगे। ठीक उसी प्रकार अब इसमें देखें। ठीक इसमें देखो क्या है आंसर। इसमें एक तो NH4 अमोनियम आयन। अब ये देखें कि अमोनियम आयन पे होता प्लस है, NH4+ अमोनियम आयन को कहते हैं। लेकिन हम ये देखें कि इस पर आवेश कितना है। हमें पता है +1 रहता है, लेकिन वैसे हम ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? सल्फेट आयन पर कितना है? -2। तो पूरे अमोनियम आयन जो 2 अमोनियम आयन है, 2 NH4 है, उन पे कितना रहेगा? +2। तो 1 अमोनियम पे कितना हो गया? +1। तो ये क्या हो गया? NH4+। ठीक है। उसके अलावा दूसरा आयन क्या होगा? SO4 2-। तीसरा देखो SO4 तो इधर भी है, आ गया इधर। अब आता है Fe देखो सामान्यतः 2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, Fe2+ या किस में रहता है? Fe3+। Fe2+ को हम कहते हैं फेरस आयन, Fe3+ को हम कहेंगे फेरिक आयन। अब ये है बात हमें ज्ञात करनी है कि Fe2+ है या Fe3+ है। यदि कंपटीशन एग्जाम है कोई और उसमें हमसे पूछ लिया ये यौगिक देकर और ये कहते हैं कि इसके जलीय विलयन में उपस्थित आयनों को बताओ या इसका जलीय विलयन कौन कौन से आयनों का परीक्षण देगा, तो ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन में क्या दे देगा? NH4+ SO4 2-, साथ में दे देगा Fe2+। अगले ऑप्शन में क्या दे देगा? NH4+ SO4 2- और Fe2+ के बजाय यहाँ क्या दे देगा? Fe3+। अब हमें यह ज्ञात करना है कि इस स्थिति में Fe पर +2 आवेश है या +3 आवेश है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे इनके लिए। सल्फेट आयन क्या होता है? -2 आवेश। सल्फेट आयनों पे कितना रहता है? -2 आवेश। तो एक सल्फेट पे -2, तो यहाँ सल्फेट आयन कितने हैं? 3। तो 3 पे कितना रह गया? -6। 3 सल्फेट पे कितना रह गया? -6। 3 SO4 पर -6। तो 2 Fe पे कितना रह गया? +6। भाई SO4 इस पूरे पे कितना है? -6। एक सल्फेट -2, 3 पे कितना हो गया? -6। तो पूरे Fe जो 2 Fe है उन पे कितना रह गया? +6। कितना हो गया? +6। तभी तो +6 और -6 ये उदासीन हुए होंगे। तो 2 Fe पे +3, तो यहाँ Fe कितना है? 1। Fe कितने? 2 Fe पे +6, तो 1 Fe पे कितना? 3+। तो अपना आंसर क्या आ गया? NH4+, SO4 2- और Fe3+। इसका मतलब फेरिक आयन का टेस्ट देंगे या फेरिक आयन इनके जलीय विलयन में उपस्थित रहेगा। अब इधर आ जाओ, देखो क्या है। AgNH3 Cl- और CuH2 SO4 2-। ये है उपसंयोगी। उपसंयोजक यौगिकों का जब हम उनको जल में घोलते हैं या जब वो जल में जाके विभक्त होते हैं तो 2 प्रकार के आयन बनते हैं, एक धनायन और एक क्या है? ऋणायन। यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड से जुड़े हुए बंध उपसंयोजक बंध नहीं टूटता है, इसलिए ये जो पूरा समन्वय मंडल है ये एक तरफ रहता है और धनायन ऋणायन जो भी हैं वो एक तरफ रहेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा? AgNH3 ये तो अलग और साथ में Cl अलग। हमें पता है Cl-, तो इस पे क्या आ जाएगा? +1 आवेश। इधर देखो ये किसका टेस्ट देगा? CuH2O4। ये बंद नहीं टूटेंगे, साथ में SO4 क्या हो जाएगा? अलग। हमें पता है SO4 2-, तो इस पे कितना आ गया? +2 आवेश। ठीक, तो अपना आंसर क्या आ गया? ये इनके टेस्ट देंगे, ये इनके टेस्ट देंगे, ये इन दोनों के टेस्ट देंगे, ये इन दोनों के टेस्ट देंगे, या इनके जलीय विलयन में ये आयन इस प्रकार से उपस्थित रहेंगे। यहाँ जाकर हम डबल साल्ट, उपसंयोगिक, साधारण लवण इनको कैसे पहचानते हैं वो भी हो गया, या हमसे उससे आगे रीजनिंग बना के प्रश्न दे दे इस प्रकार से कि इनके जलीय विलयन में कौन कौन से आयन उपस्थित होंगे, तो हम उनको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में देखना क्या है, अब हम उपसंयोगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, लिगेंड क्या है। उससे पहले हम ये देखें कि उपसंयोगिकों का प्रदर्शन कैसे करते हैं। उपसंयोगिकों को भाई हम ऐसे बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ जो हिस्सा रहता है वो से हम क्या कहते हैं? आयन मंडल। क्या कहते हैं? आयन मंडल या आयनन मंडल। और ये जो बड़े ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं समन्वय मंडल। क्या कहते हैं?
सामान्य मंडल। इनमें होते क्या है, जो सामान्य मंडल है ना उसमें प्रारंभ में कोई ना कोई धातु परमाणु होता है जिसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। उससे क्या जुड़े रहते हैं, लिगेंड। लिगेंडों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं और आवेश को हम x से दर्शाते हैं। आयन मंडल में यहाँ और यहाँ कोई सरल धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं। यहाँ रहता है सरल धनायन और यहाँ रहता है सरल ऋणायन, ठीक है, इस प्रकार से दर्शाते हैं। और धातु और लिगेंड के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, उपसंयोजक बंध पाया जाता है। धातु और लिगेंड के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, ये उपसंयोजक बंध पाया जाता है। और ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और किसकी तरह व्यवहार करता है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। ये केंद्रीय धातु परमाणु अपने रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है किन्हें, लिगेंड के आने वाले इलेक्ट्रॉनों को, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अम्ल की तरह व्यवहार दर्शाता है। किसकी तरह व्यवहार दर्शाता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार दर्शाता है। अब हम देखो क्या है, कुछ छोटे छोटे शब्दावली हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक है अपने पास में सामान्य मंडल, एक है अपने पास में आयन मंडल, एक है अपने पास में केंद्रीय धातु परमाणु। क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। और एक अपने पास में है लिगेंड, एक अपने पास में क्या है, लिगेंड। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखना क्या है, सबसे पहले हम कहें सामान्य मंडल, तो देखो क्या है, ये जो हिस्सा है ना, जैसे मैं एक उदाहरण लिख दूं Fe(CN6), इस प्रकार से लिख दिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हमने बना दिया। तो Fe(CN6) जिस इस बड़े ब्रैकेट में है, इस पूरे बड़े ब्रैकेट को क्या कह रहे हैं हम, सामान्य मंडल। तो सामान्य मंडल के लिए हम क्या कह देंगे, एक तो ये बड़े ब्रैकेट या बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं। दूसरा हम ये कह दें, इसमें होता क्या है, इसमें एक तो धातु परमाणु होता है और साथ में क्या रहते हैं, लिगेंड होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, उपसंयोजक यौगिकों का वह स्थान जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित होते हैं सामान्य मंडल कहलाता है, तथा इसे बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वह स्थान किनका, उपसंयोगिकों का वह स्थान जहां लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या कहलाता है, सामान्य मंडल कहलाता है। और इसे बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं, बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं। हो गया वह स्थान जहां लिगेंड और क्या रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु रहते हैं, और इसे बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं। क्या कहलाता है, सामान्य मंडल। अब है दूसरा आयन मंडल, ठीक। तो देखो क्या है, आयन मंडल क्या है, हम ये कहते हैं ये जो सामान्य मंडल है ना, उससे पहले का और सामान्य मंडल से बाद का भाग क्या कहलाता है, आयन मंडल। तो हम क्या कहेंगे, समन्वय मंडल के आगे व पीछे का स्थान, आगे व पीछे का स्थान क्या कहलाता है, आयन मंडल। अब देखो क्या है, सामान्य मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित थे। ठीक वैसे हम ये देखेंगे कि आयन मंडल में कौन उपस्थित रहता है, ठीक। तो आयन मंडल में देखो ये हिस्सा है जहां या तो सरल धनायन होगा या क्या होगा, सरल ऋणायन उपस्थित होगा। देखो जैसे क्या है, ये AgNH32 Cl- या अभी हमने उदाहरण पढ़ा था CuH2O4 SO4, ठीक। तो देखो क्या है, ये उदाहरण उपसंयोगी का है, ये भी उपसंयोगी का उदाहरण है, ये भी उपसंयोगी का उदाहरण है। जहाँ ये जो हिस्सा है, ये क्या है, सामान्य मंडल, ये हिस्सा सामान्य मंडल, ये हिस्सा क्या है, सामान्य मंडल। अब जो बच गया ये K4 बच गया, ये आयन मंडल है। यहाँ Cl- बच गया, वो आयन मंडल है। या SO4 बच गया, वो क्या है, आयन मंडल है। देखो क्या है, ये K, Cl और SO4 जहाँ स्थित है वो हिस्सा क्या है, आयन मंडल है। लेकिन एक बात इसमें निकल के आ रही है कि K जो धनावेशित है वो तो सामान्य मंडल से पहले है, और जो ऋणावेशित है जैसे Cl- SO4 2- वो सामान्य मंडल के बाद में स्थित है। तो क्या हम ये कहते हैं, सामान्य मंडल आगे व पीछे का स्थान जहाँ कौन उपस्थित होंगे, सरल धनायन या सरल ऋणायन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है, आयन मंडल कहलाता है। पीछे का स्थान जहाँ सरल धनायन, जहाँ
सरल धनायन व सरल ऋणायन, सरल धनायन व सरल ऋणायन उपस्थित होते हैं। क्या कहलाता है? आयन मंडल कहलाता है। ठीक, एक बात, खास बात आप ध्यान रखोगे, उपसंयोजक यौगिकों में मिलता है उपसंयोजक बंध। उपसंयोजक बंध के लिए केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड दोनों का होना अति आवश्यक है। ये दोनों नहीं होंगे तो उपसंयोजक यौगिक नहीं बनेगा। लेकिन उस उपसंयोगिक में जरूरी नहीं है कि सरल धनायन और सरल ऋणायन उपस्थित हो। सरल धनायन और सरल ऋणायन हो भी सकते हैं, दोनों भी उपस्थित हो सकते हैं, एक भी नहीं हो और कोई सा एक भी हो सकता है। देखो क्या है, यहाँ केवल धनायन है, ऋणायन नहीं है, इन दोनों में ऋणायन है, धनायन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि दोनों के दोनों उपस्थित नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों के दोनों उपस्थित हों, लेकिन ये जरूरी है कि उसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु दोनों जरूर होंगे। तो हम ये कहेंगे समन्वय मंडल के आगे पीछे के स्थान जहाँ सरल धनायन और सरल ऋणायन उपस्थित होते हैं आयन मंडल कहलाता है। साथ में एक बात हम एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे कि उपसंयोजक यौगिकों के लिए आयन मंडल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भाई जिसमें सरल धनायन ऋणायन है उसके लिए तो आयन मंडल है, और जिसमें नहीं है उसके लिए आयन मंडल नहीं होता है। अब देखो क्या कहता है, तीसरी परिभाषा हम पढ़ेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की। तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु को हम किससे दर्शा रहे हैं? M से दर्शा रहे हैं। ये करता क्या है केंद्रीय धातु परमाणु? मुख्यतः ये डी उपकोष के तत्व या संक्रमण तत्व रहते हैं जो उपसंयोजक बंध के निर्माण के दौरान अपने रिक्त डी कक्षक लिगेंड को उपलब्ध कराते हैं। यानी लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन युग्म देने लगता है तो वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ दे, उसके लिए ये डी उपकोष के कक्षक जो केंद्रीय धातु परमाणु है वह अपने खाली या रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। किसको? लिगेंड को। तो हम ये कह देंगे केंद्रीय धातु परमाणु के लिए कि उपसंयोजक यौगिकों के निर्माण के लिए वह परमाणु या वह धातु परमाणु जो अपने रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराए क्या कहलाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु के लिए हम ये क्या कह देंगे? यह उपसंयोजक बंध, यह उपसंयोजक बंध के निर्माण के लिए अपने रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। ठीक है, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करा रहा है, या मैं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है तो किसकी तरह व्यवहार करता है? लुई समल की तरह। तो हम ये कह देंगे किसकी तरह व्यवहार करता है? लुई समल की तरह व्यवहार करता है। तीसरी बात हम ये देखें कि केंद्रीय धातु परमाणु जब हम उपसंयोगिकों का प्रदर्शन करते हैं, उपसंयोगिकों को दर्शाते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु समन्वय मंडल में स्थित है या आयन मंडल में? तो देखो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है इस बड़े कोष्ठक के अंदर। बड़े कोष्ठक का मतलब है समन्वय मंडल में स्थित होता है और समन्वय मंडल में प्रारंभ में ही होता है। तो हम ये कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु कहाँ स्थित होता है? समन्वय मंडल में होता है। और यह सामान्यतः कहाँ होता है? प्रारंभ में होता है। सामान्यतः कहाँ होता है? प्रारंभ में। जैसे ही समन्वय मंडल स्टार्ट, जब से पहले किसे हम दर्शाते हैं? सामान्यतः केंद्रीय धातु परमाणु को दर्शाते। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या परिभाषा होगी? उपसंयोगिकों के निर्माण के दौरान वह धातु परमाणु जो अपने रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराए केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। उसके अलावा यह समन्वय मंडल के प्रारंभ में स्थित होता है और यह लुई समल की तरह व्यवहार करता है। ठीक, अब एक परिभाषा हम पढ़ेंगे किसकी? लिगेंड की। किसकी पढ़ेंगे? लिगेंड की। तो देखो क्या है, वही बात, लिगेंड कहाँ स्थित होता है? लिगेंड भी समन्वय मंडल के अंदर स्थित होता है। ये लिगेंड रहा। ठीक, ये रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करा रहा था तथा वो क्या करेगा? उपसंयोगिकों के निर्माण के दौरान या उपसंयोजक बंध के निर्माण के दौरान लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। और इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके किसकी तरह व्यवहार दर्शाता है? लुई क्षार की तरह। तो एक तो ये क्या कहेंगे लिगेंड के लिए? एक तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है? लुई क्षार की तरह व्यवहार करता है। दूसरा, ये स्थित कहाँ होता है? ये भी समन्वय मंडल में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? समन्वय मंडल में स्थित होता है। लुई क्षार की तरह व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, और इसके पास में क्या होते हैं? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं सामान्यतः। किसके पास में? लिगेंड के पास में। अच्छा देखो क्या है, एक बात का और ध्यान रखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु सामान्यतः एक ही होता है।
लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु एक से अधिक भी हो जाता है, लेकिन सामान्यतः क्या रहता है, एक। और लिगेंड सामान्यतः एक से अधिक रहते हैं, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखोगे, लिगेंड एक से अधिक का मतलब है 2, 4, 5, 6 हो जाए, तथा एक से अधिक प्रकार की भी हो सकता है। जैसे किसी में CN लिगेंड भी आ गया, CO भी आ गया, H2O भी आ गया, NH3 भी आ गया, एक से अधिक प्रकार की भी हो सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा बात हम क्या जोड़ दोगे, ये कई प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार की हो सकती है। लिगेंडों के बारे में क्या कहेंगे, ये एक से अधिक तो होती है, खुद तो एक से अधिक होती है संख्या में, लेकिन एक से अधिक प्रकार की भी हो सकती है। मतलब किसी में 2 प्रकार की लिगेंड हो सकती हैं, 3 प्रकार की लिगेंड हो सकती हैं, 4 प्रकार की लिगेंड हो सकती है, ऐसा ही हो सकता है, ठीक। एक परिभाषा और आती है केंद्रीय धातु परमाणु से संबंधित ही, वो आती है होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक संकुल यौगिक। देखना क्या है, आप हेडिंग डालोगे होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक संकुल यौगिक। संकुल यौगिक 2 प्रकार के, एक तो है होमोलैप्टिक संकुल यौगिक और एक है अपने पास में हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स संकुल यौगिक। होमोलैप्टिक संकुल यौगिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल यौगिक। देखना ये क्या है, होमोलैप्टिक, देखो क्या है, किसी भी जब उपसंयौगिकों का निर्माण होता है, हम उपसंयौगिकों को ऐसे दर्शाते हैं। यहाँ आयन मंडल, ये सामान्य मंडल में एक धातु परमाणु होता है तथा वो किससे जुड़ा होता है, लिगेंडों से जुड़ा होता है। यदि लिगेंड एक जैसी ही हैं संख्या में, चाहे वो कितनी हो, 4, 5, 6 कितनी हो, लेकिन वो एक ही जैसी हो, वो तो बनाएगी होमोलैप्टिक संकुल यौगिक, और एक से अधिक प्रकार की हो वो बनाएगी हेटेरोलैप्टिक। देखना क्या है, हम उदाहरण करें फिर हम समझ जाएंगे। CrH2O6 SO4 CrNH36 SO4 CO NH34, ठीक। उसके अलावा K4Fe CN6, ठीक। देखो क्या है इसमें लिगेंड कौन है, H2O, संख्या में कितनी है वो 6। यहाँ NH3 लिगेंड है, संख्या में कितनी है 6। यहाँ NH3 एमीन, यहाँ एक्वा, और यहाँ CN साइनो लिगेंड है, लेकिन वो संख्या में क्या है, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6। तो ये एक ही प्रकार की है। तो देखो होमोलैप्टिक के लिए आप क्या कहोगे, एक ही प्रकार की लिगेंड से बनते हैं, एक ही प्रकार की लिगेंड से बनते हैं। हम ये कह देंगे ऐसे संकुल यौगिक जो केवल एक ही प्रकार की लिगेंडों से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, होमोलैप्टिक संकुल यौगिक। यहाँ संख्या में लिगेंड एक से ज़्यादा है लेकिन उनका प्रकार क्या है, एक ही है। अच्छा अब देखो दूसरे हेटेरोलैप्टिक, जैसे CrH2O3 NH33, यह हो जाए CrH2O3 NH3 2 CO, यह हो जाए CrH2O2 Cl Br OH NH3, ये इस प्रकार से हो जाए। देखना क्या है, यहाँ लिगेंड है 2 प्रकार की, H2O और NH3, एक्वा और एमीन 2 प्रकार की लिगेंड है। यहाँ H2O NH3 और CO कार्बोनिल 3 प्रकार की लिगेंड है। यहाँ H2O एक्वा क्लोरोब्रोमो हाइड्रोक्सो और एमीन, यहाँ लिगेंड 2 प्रकार की, यहाँ लिगेंड 3 प्रकार की, यहाँ लिगेंड 1, 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे संकुल यौगिक जिसमें लिगेंड 2 या अधिक प्रकार की हो, 2 या अधिक प्रकार की हो। हमें संख्या में नहीं जाना है, संख्या देखे तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6,
सभी में संख्या हमने क्या रखी है, 6 रखी है जानबूझ के। हमें लिगेंडों की कुल संख्या में नहीं जाना है, हमें लिगेंडों का प्रकार देखना है। सारी लिगेंड एक जैसी ही हैं तो वो होमोलैप्टिक संकुल यौगिक बनाएंगी, और यदि सारी लिगेंड एक से अधिक प्रकार की हैं, जैसे 2 प्रकार की है, 3 प्रकार की है, यहाँ जैसे 4 प्रकार की, 5 प्रकार की हैं, तो वो सभी क्या बनाएंगे, हेटेरोलैप्टिक संकुल यौगिक। हमसे कोई पूछ ले होमोलैप्टिक संकुल यौगिक, हेटेरोलैप्टिक संकुल यौगिक क्या होते हैं, तो हम ये कहेंगे ऐसे उपसंयोजक यौगिक या ऐसे संकुल यौगिक जिनमें सभी लिगेंड एक ही प्रकार की हो, वो होमोलैप्टिक संकुल यौगिक होते हैं, और एक से अधिक प्रकार की हो वो हेटेरोलैप्टिक संकुल यौगिक होते हैं। ठीक है, ये हमारा होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल यौगिक हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, अब हम एक परिभाषा और सीखते हैं, वो हम सीखेंगे समन्वय बहुफलक। क्या सीखेंगे, समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक क्या सीखेंगे, समन्वय बहुफलक। ठीक, देखो क्या है, अब हम इससे आगे समन्वय बहुफलक, जो समन्वय बहुफलक है वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। समन्वय बहुफलक के अलावा फिर हम लिगेंडों के वर्गीकरण की तरफ आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।